नमस्कार दोस्तों, जेएमसी मीडिया जेएमसी एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग दिसंबर 2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं लगातार शाम को 5 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें डेली लगातार 10 दिन तक इधर आपके अंतिम तैयारी में आपके साथ में हूं। जो है ईश्वर इस नौ वर्ष पर आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाए। नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर रहा हूं। जेएमसी एकेडमी आपकी तैयारी की यात्रा को मजबूत कर रही है। 10 पेपर लगातार आपको आज से मिलते रहेंगे। इसके साथ ही 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के एमसीक्यू के 10 पेपर भी और इसके अलावा भी मिलेंगे। वो रैंडमली बीच बीच में आपको मॉर्निंग में मिलते रहेंगे। शाम को डेली 5 बजे आप इस चैनल को लॉग इन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आके आपको फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए, हम लोगों ने 2000 दिसंबर 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 14 प्रश्नों को हल कर लिया था। शेष आज करते हैं। The harmonic theory aims at systematic of text, rejection, acceptance, इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शन। तो ये हमने बताया था वर्णित होती है। इंटरप्रिटेशन ठीक है, इसका सही आंसर है। हिंदी वाले इस पे चलते हैं। इस प्रयास में तेजी से हम प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। उनके एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज में उपलब्ध करा सकूं, ये मेरा प्रयास है। इसलिए मैं ज़्यादा वर्णन के पीछे नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डिस्क्राइब। हम लोग जनवरी 15 के बाद 15 जनवरी को आपको आपका जनवरी 15 को आपको आपका जो है जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का की यूजीसी नेट की परीक्षा है। उसके बाद हम लोग इस यूनिट वाइज डिटेल अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। 15 है, अब शुरू होता है आज का ये सिलसिला आगे का। आज सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। 50 प्रश्नों को आज हल करेंगे। उत्पाद के निजी हितों के प्रति आकर्षण द्वारा चिन्हित विभाजन कहलाता है लाभ विभाजन, लक्ष्य विभाजन, पहुंच विभाजन, अभिगम विभाजन। एक्चुअली उत्पाद के निजी हितों के प्रति आकर्षण द्वारा चिन्हित विभाजन लाभ विभाजन कहलाता है। ऐसा इसलिए कि एक उपभोक्ता का दूसरे उपभोक्ता का लाभ अलग अलग हो सकता है। अलग अलग उपभोक्ताओं के लाभ अलग अलग होते हैं, तो उनको समझकर अलग अलग समूह के लिए संचार का विकास किया जाता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद के विशेष लाभ के आधार पर विभाजित किया जाता है। इस तरह से उत्पाद के निजी हितों के प्रति आकर्षण द्वारा चिन्हित विभाजन जो है वो लाभ विभाजन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक 100 निवासियों पर इंटरनेट की संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे आगे है स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, जापान, आइसलैंड। तो प्रत्येक 100 निवासियों पर इंटरनेट की संख्या के हिसाब से दुनिया में आइसलैंड सबसे आगे है। इस तरह से ये जो प्रश्न है 16वां, इस तरह के प्रश्न मेमोराइज करने के हैं, याद करने के हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये प्रश्न है, प्रत्येक 100 निवासियों पर इंटरनेट की संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे आगे है। आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, इसको याद कर रखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। किसी उत्पाद के खरीद और प्रयोग के अनुभव में बदलाव लाने वाले रूपक विज्ञापन को कहा जाता है। रूपक विज्ञापन को रूपांतरण विज्ञापन कहा जाता है। किसी उत्पाद के खरीद और प्रयोग के अनुभव में बदलाव लाने वाले रूपक विज्ञापन को कहा जाता है रूपांतरण विज्ञापन। आदर्श विज्ञापन, अनुभव विज्ञापन, व्यापार विज्ञापन, रूपांतरण विज्ञापन। तो इसमें रूपांतरण विज्ञापन इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंपर्क का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन में है निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना, सार्वजनिक तौर पर संगठन की छवि सुधारना, आंतरिक राजनीति को सार्वजनिक करना, अफवाह के स्रोतों को खुला रखना। क्या हो सकता है? सार्वजनिक तौर पर संगठन की छवि सुधारना
वैसे भी निर्मित बिक्री बढ़ाना सब निगेटिव चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अफवाहों को खुला रखना ये सब नहीं हो सकता। आंतरिक राजनीति को सार्वजनिक करना ये सब गलत बात है। ये सब निगेटिव चीज़ें, मुख्य लक्ष्य किसी भी चीज़ जन मास कम्युनिकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है इस आंसर के हिसाब से? सार्वजनिक तौर पर संगठन की छवि सुधारना, ये सबसे पॉजिटिव है और ये सबसे सही लग रहा है, यही सही है। एक बढ़िया सा प्रश्न आया, युद्ध प्रचार के बारे में पहला अनुसंधान किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? युद्ध प्रचार, वार प्रोपोगेंडा। वार प्रोपोगेंडा वार प्रोपोगेंडा के बारे में पहला रिसर्च किसके द्वारा किया गया था? मेमोराइज करने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है डैनियल लर्नर, एलियू कार्टर्स, कार्ल हॉलैंड, वाटर लिपमैन। तो आपको कुछ जिन्होंने पढ़ा होगा इस 2015 के प्रश्नों को, उसमें उनको पता होगा कार्ल हॉलैंड जो थे वो वार प्रोपोगेंडा के बारे में पहला रिसर्च इनका था। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर है कार्ल हॉलैंड। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा, कुछ प्रश्न तमाम सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो मेमोराइज करने की जरूरत होती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको ढेर सारा लाभ होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। 5 से 10 प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। अगर 10 सालों के पेपर आप पढ़िए तो जो 2, 4, 5 नंबर से आपका कहीं रह जाता है तो वो जरूर प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैं लास्ट टाइम आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं और लगातार आपको कोशिश कर 10 दिन तक मैं प्रयास मेरा रहेगा कि 10 दिन तक आपको मैं करीब 1000 प्रश्नों से ज्यादा दे दूं 10 दिनों में इधर, ठीक है। और वो प्रश्न जो मोस्ट रिपीटेड हुए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, क्वेश्चन पेपर ही हैं, तो मेरा ये प्रयास है। और बाकी आपके लिए आपका भाग्य, मेरी शुभकामनाएं। अगला प्रश्न है, राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रूपर्ट मर्डोर, स्टीव जॉब्स, मैनुअल कैस्टल, बिल गेट्स। तो इसका आंसर है मैनुअल कैस्टल, ठीक है। व्यक्तियों की छवि के माध्यम से प्रतिबिंब की जाती है। किसके माध्यम से प्रतिबिंब की जाती है? तटस्थता, दर्शन शास्त्र, स्टीरियोटाइप, मौन कुंडली। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। व्यक्तियों की छवि किसके माध्यम से प्रतिबिंब की जाती है? व्यक्तियों की छवि किसके माध्यम से प्रतिबिंब की जाती है? व्यक्तियों की छवि किसके माध्यम से प्रतिबिंब की जाती है? पहला ऑप्शन है तटस्थता, दूसरा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है स्टीरियोटाइप, चौथा ऑप्शन है मौन कुंडली। तो व्यक्तियों की छवि जो है स्टीरियोटाइप्स के माध्यम से प्रतिबिंब की जाती है। अगला प्रश्न है, संचार के आलोचनात्मक सिद्धांतों को समझा जाता है परंपरागत, अपारंपरिक, असांस्कृतिक, राजनीतिक। तो संचार के आलोचनात्मक सिद्धांतों को परंपरागत, अपारंपरिक, असांस्कृतिक, राजनीतिक, ये ऑप्शन है। तो राजनीतिक समझा जाता है। आलोचनात्मक सिद्धांतों को कम्युनिकेशन के आलोचनात्मक सिद्धांतों को राजनीतिक समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से ही चलते हैं जिससे कि प्रश्न जल्दी से खत्म हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को दोहरा सकें कम समय में। जनसंपर्क के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए चाणक्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? INS, PRSI, CIC, PRCI। तो इस प्रश्न का उत्तर है PRCI, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक रिलेशन काउंसिल। चाणक्य पुरस्कार जो है पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इन चारों के फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, PRSI, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, और जो लास्ट वाला है PRCI वो काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये सोसाइटी ऑफ इंडिया पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, PRCI जो है वो पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीडिया पाठ्यों में भौतिक लाभ, सीमाएं, मीडिया पाठों में डॉट 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 होता है। भौतिक लाभ, सीमाएं, प्रस्तुतियां, बाधक रणनीतियां। तो मीडिया पाठ्यों में प्रस्तुतियां होती हैं। अगला प्रश्न है,
इसमें से कौन सोशल बुक मार्किंग साइट है? फेसबुक, डिलीशियस, बाइडू, व्हाट्सएप। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डिलीशियस। सोशल बुक मार्किंग साइट है। यस, डिलीशियस एक सोशल बुक मार्किंग साइट है। वाइडू, नेक्स्ट ऑप्शन में वाइडू है। वाइडू एक सर्च इंजन है, गूगल जैसी सर्विसेज देता है। विशेषकर चीन का ध्यान, वाइडू का ध्यान चीन में ज़्यादा है। चीन, वैसे चीन के बाहर भी ये सेवाएं देता है। तो चीन और चीन के बाहर सेवाएं देने वाला गूगल जैसी सर्विस है इसकी। ये एक सर्च इंजन है। व्हाट्सएप भी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो सोशल बुक मार्किंग साइट इसमें से ऑप्शन है डिलीशियस। तो सही उत्तर है डिलीशियस। तो इनमें से कौन सोशल बुक मार्किंग साइट है? तो बुक मार्किंग साइट है डिलीशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का मूल नाम महजवी था? तो महजवी जो है वो मीना कुमारी का नाम था। तो महजवी मीना कुमारी का नाम था। चलिए, वर्तमान में अमेरिकी टेलीविजन और फिल्म सामग्री के लिए सबसे बड़ा बाजार है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिकी टेलीविजन और फिल्म सामग्री का जो सबसे बड़ा बाजार है वो है यूरोप। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभिकथन वाले प्रश्न आ गए। अब डिजिटल अभिकथन वाले प्रश्न है। अभिकथन है 28वां प्रश्न है। अभिकथन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है। तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है भारत सरकार की तरफ से, वो एक शुरुआत है इन सब चीजों की, इसके द्वारा सरकारी विभागों को जो है भारत की, देश की जनता से जोड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य है। जो है पेपरलेस जो है सरकारी कामकाज हो सके, इसलिए सरकारी, ये भारत सरकार की एक शुरुआत है जिसके द्वारा इसके द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के प्रयोग के भी सरकारी सेवाएं जनता तक पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा देश की जनता देश के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के द्वारा देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने की, देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने की जबरदस्त क्षमता है। ये सही है। दूसरा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल कवरेज और इंटरनेट की पहुंच जैसे प्रयासों से भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलता है। जाहिर सी बात है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, मोबाइल कवरेज और इंटरनेट की पहुंच अगर बढ़ेगी तो इन बढ़ाने का प्रयास होगा, तो इससे भारत में इंटरनेट के इस्तेमाल को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। दोनों सही है। तो इस हिसाब से पहला ए और आर दोनों सही है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 29वां प्रश्न चल रहा था कि जो है आज के अखबारों ने अपने पृष्ठों के संयोजन में विभागीय तरीका अपना लिया है। ठीक है, एक्चुअली हर अखबार का अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है। ठीक है, और हर अखबार की अपनी स्टाइल सीट होती है। जैसे जैसे समय समय डिजिटल प्रौद्योगिकी बढ़ी, हर अखबार अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को, भले कोई अखबार बताता नहीं है, किसी भी अखबार के संपादक से जाके आप पूछेंगे कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, तो बताएगा कि हमारी सब बताएंगे। या तो आपसे नाराज हो जाएगा, आपको कहेगा जाइए आप, या तो बताएगा वो कि हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, ठीक है, हम निष्पक्ष हैं, सच्ची खबरें देते हैं, इस तरह की एडिटोरियल पॉलिसी। लेकिन ऐसा नहीं है। हर अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है जो कि गोपनीय होती है। स्टाइल सीट होती है जो कि जब आप लगातार उस समाचार पत्र को लगातार पढ़ोगे, लगातार उस समाचार पत्र को देखोगे तो आपके समझ में आएगी। ठीक है, या वहाँ के लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, कई सालों तक काम करते रहते हैं, तब जाकर उस एडिटोरियल पॉलिसी को, उस एडिटोरियल जो है पॉलिसी को समझ पाते हैं, उस अखबार के स्टाइल सीट को समझ पाते हैं। तो दोनों ही सही हैं। आज के अखबारों ने अपने पृष्ठ के संयोजन में विभागीय तरीका अपनाया है, और जो उनकी एडिटोरियल पॉलिसी इजाजत देती है, वो विभागीय तरीका अपने पृष्ठों के संयोजन में अपनाते हैं। वो आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण डिजाइनर प्रारूपों
के अपने रचनात्मक विचारों के साथ जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण डिजाइनर प्रयोगों के कारण के अपने रचनात्मक विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, ये है विकासात्मक संचार के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। विकासात्मक संचार के पुनरीक्षण की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों के बदलते आर्थिक माहौल से उसका तालमेल बिठाया जा सके। विकासात्मक संचार के पुनरीक्षण की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों के बदलते आर्थिक माहौल से उसका तालमेल बैठाया जा सके। सही है। मीडिया प्रबंधन के निगमीकरण और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेषकर टेलीविजन के प्रभुत्व के कारण इस दिशा में पुनर्विचार किया जा रहा है। ये भी सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए 31 का प्रश्न है, 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न है, देश के बड़े समाचार पत्रों में खबरों और विचारों से कहीं ज्यादा अधिक विज्ञापन होते हैं। तो जब अखबार बड़ा होगा, उसका सर्कुलेशन बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें विज्ञापन भी ज्यादा होंगे। जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, मलयालम मनोरमा है, ये सारे शीर्ष के 10 समाचार पत्रों में सब अखबार आते हैं। तो इनमें विज्ञापन भी ज्यादा होगा क्योंकि ये सर्कुलेशन में इनकी संख्या ज्यादा है। केंद्र सरकार मूल्यवान अखबारी स्थान को सीमित करने के लिए प्राइस पेज को शेड्यूल केंद्र सरकार मूल्यवान अखबारी स्थान को सीमित करने के लिए प्राइस पेज शेड्यूल को पुनः लागू कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लागू कर सकती है। तो क्या हो सकता है, ऐसा तो कोई केंद्र सरकार का विचार नहीं है अभी फिलहाल। तो इस तरह से अभिकथन ये सही है, लेकिन आर जो है गलत है। तो इस हिसाब से ए सही है, आर गलत, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है, किसी अखबार के मुद्रण के लिए चयनित टाइपफेस उसके विशिष्ट रूप को संभव बनाते हैं। ये अभिकथन है, सही बात है। किसी अखबार के मुद्रण के लिए चयनित टाइपफेस उसके विशिष्ट रूप को संभव बनाते हैं। हर अखबार का अपना एडिटोरियल पॉलिसी होती है, उस हिसाब से टाइपफेस, फॉन्ट साइज सब निश्चित होता है। तो चयनित टाइपफेस अखबार के एडिटोरियल विभाग की अपनी जो है पॉलिसी होती है, और जो कि उसके स्टाइल शीट में, अखबार के स्टाइल शीट में लिखी होती है। हर अखबार की अपनी स्टाइल शीट होती है, हर अखबार का अपना एडिटोरियल पॉलिसी होता है। तो किसी अखबार के मुद्रण के लिए चयनित टाइपफेस को उसके विशिष्ट रूप को संभव बनाते हैं। किसी अखबार के मुद्रण के लिए चयनित टाइपफेस उसके विशिष्ट रूप को संभव बनाते हैं। हर अखबार के जो है एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से जो उनका स्टाइल शीट होता है, उसमें चयनित टाइपफेस और फॉन्ट साइज, फॉन्ट, सारी चीजें उसमें होती हैं, और वो विशिष्ट रूप अखबार के विशिष्ट रूप को संभव बनाते हैं। सही बात है। और इसका कारण है आर, अलग अलग फॉन्ट के टाइपफेसों की अपनी विशेषता होती है जो अखबारों को उसकी विशिष्ट पहचान देते हैं। आर भी सही है। तो इस तरह से ए और आर दोनों सही है। 32वें का जो है पहला ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी पत्रिकाओं की भाषा सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए है, न कि आम जन के लिए है। भारत में अंग्रेजी भाषा
भारत में अंग्रेजी पत्रिकाओं की भाषा सिर्फ अभिजात वर्ग के लिए है, ना कि आम जन के लिए। ठीक है, सही बात है। भारत में अंग्रेजी पत्रिकाओं की भाषा जो है वो अभिजात वर्ग के लिए है, आम जन के लिए कहाँ है। अब इसका कारण दिया है, चूंकि अंग्रेजी में शिक्षित वर्ग अमीर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी भाषा का स्तर ऊंचा होता है और ये पत्रिकाएं प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करती हैं। गलत बात है। अंग्रेजी में शिक्षित वर्ग जो है अमीर है, ऐसा कहना गलत है कि उनकी स्वाभाविक रूप से उनकी भाषा का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षित वर्ग अमीर है ऐसा कहना भी गलत है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा जानने वाले लोग अमीर नहीं हैं। ठीक है, तो आर जो है गलत है। तो इस तरह से अभिकथन ए सही है और आर गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, अभिकथन ए जो है ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, 34वां नंबर का प्रश्न है। अभिकथन है, भारतीय अखबारों के परिप्रेक्ष्य में पठनीयता परीक्षणों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये अभिकथन सही है। भारतीय अखबारों के परिप्रेक्ष्य में पठनीयता परीक्षणों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है, एक बहुभाषी परिदृश्य में ऐसा प्रयास करना भी कठिन है। सही बात है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम तमाम सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तो इस तरह का प्रयास, पठनीयता परीक्षण का प्रयास ऐसे भारतीय अखबारों के परिप्रेक्ष्य में कर पाना थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, तो ये भी एक कारण भी ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कॉपीराइट अधिनियम में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। सही बात है। भारत का कॉपीराइट कानून बहुत ही कमजोर है। तमाम सारे लोगों के जो लिखी गई चीजें या कॉपीराइट कानून का छोटी सी उसमें संशोधन करके कॉपीराइट अधिनियम से खिलवाड़ करते हैं लोग। तो उस तरह से भारत में कॉपीराइट अधिनियम में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है, ये सही बात है। आगे कारण है इसका, डिजिटल प्रौद्योगिकी की बदौलत खासकर फिल्म उद्योग में निजता के लिए अनुचित तरीके अपनाते हैं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बदौलत फिल्मों में निजता के लिए अनुचित तरीके नहीं अपनाए जाते हैं, ये गलत बात है। साफ साफ गलत पता चल रहा है, पढ़ने से ही पता चल रहा है। कोई भी प्रश्न आप देखें प्रश्न पत्र में, तो पहले पढ़कर देखें उसे। पढ़ने से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे यह प्रश्न अपने आप में ही स्पष्ट है, इसका लाइन पढ़ने से, अभिकथन पढ़ने से, उसका कारण पढ़ने से साफ साफ पता चल जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रश्न में अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो यानी कि तीसरा सही है, तीसरा नंबर का ये सही है। ए सही है मगर आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्टेशनों, रेडियो स्टेशनों के सही क्रम को लिखिए। अब इसको लिखने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये इनका कब शुरुआत हुआ। आप रेगुलर क्लासेस जनवरी में हमारी करेंगे तो मैं आपको इनकी लिस्ट पूरी किसी दिन पढ़ाऊंगा। तो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट पढ़ाऊंगा। उसमें आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आसानी हो सके। तो जो FM इसका जो है पहला आंसर सही है ना। FM चेन्नई, FM जालंधर, FM रैम्बो, FM गोल्ड। ठीक है, इसलिए कि FM चेन्नई जो है 1977 में, FM चेन्नई जो है 1977 में जो है शुरू हुआ था, और जालंधर जो है 1992 में, रैम्बो जो है 1993 में, जालंधर 1992 में, रैम्बो 1993 में, और FM गोल्ड 2001 में आया था। ठीक है, इस तरह से जब आप सन को रटे रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी चीजों के लिए।
तो इसका सही आंसर पहला वाला है, FM चेन्नई, जालंधर, रैम्बो और गोल्ड। 1970 में FM चेन्नई में आया था और 1992 में जालंधर, 1993 में रैम्बो और FM गोल्ड जो है वो 2001 में उसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह से हम मेमोराइज करके रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं। कानून पूछ लिया, उसका वर्ष पूछ लिया, किताब पूछ लिया, उसका लेखक पूछ लिया। तो आप एक लिस्ट बना के रखेंगे 40, 50, 100 किताबों की, उसके राइटर के नाम के प्रश्न को मेमोराइज करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। ये महिला पत्रिकाएं आ गई और उनका जो है सही क्रम लिखना। अब इसमें फिर वही है कि जब आप इनका प्रकाशन वर्ष जान पाएंगे तभी इनका सही क्रम लिख पाएंगे। ठीक है, तो इनमें वुमेन्सरा, फेमिना, एल्ले, मानुसी, ठीक है, फेमिना, वुमेन्सरा, मानुसी, एल्ले, तो इनमें सबका जो है प्रकाशन वर्ष जान पाएंगे तो आप इसमें सही बता पाएंगे। वैसे इसमें सही दूसरा है, फेमिना, वुमेन्सरा, मानुसी, फिर एल्ले। फेमिना एक्चुअली 1959 में फेमिना जो है 1959 में प्रकाशित हुई थी। वुमेन्सरा 1973 में प्रकाशित हुई थी। एल्ले जो है वो 1996 में प्रकाशित हुई थी। मानुसी जो है 1978 में प्रकाशित हुई थी। तो 1996 में सबसे लास्ट में एल्ले प्रकाशित हुई थी और फेमिना जो है 1959 में प्रकाशित हुई थी। 1973 और 78 वुमेन्सरा 1973 और मानुसी 1900 जो है 78। ठीक है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। ये 38वां प्रश्न है। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। सिद्धांतों, निम्नलिखित सिद्धांतों का सही क्रम लिखिए। इसमें जो पहले आया था एजेंडा निर्धारण, तो दूसरा सही है इसमें। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा डिटेल में। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दूसरा सही है। इसमें एजेंडा निर्धारण पहले, विकास कल्टीवेशन इसके बाद, नॉन मेष का फैलाव उसके बाद और उपयोग और संतुष्टि उसके बाद। तो ये सही क्रम है, एजेंडा निर्धारण, विकास, नॉन मेष का फैलाव, उपयोग और संतुष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं निम्नलिखित कानूनों को सही कालक्रम में लिखें। तो सूचना का अधिकार कानून, न्यायालय की अवमानना, सरकारी गोपनीयता कानून, प्रेस और पुस्तक पंजीयन। अब इसमें सबसे लास्ट में जो आया है 2005 में सूचना का अधिकार कानून आया, क्योंकि ये सब सूचना के अधिकार के पहले ही आए हुए हैं। तो सूचना का अधिकार 2005 में आया है, तो ये सबसे लास्ट में सूचना का अधिकार किसमें आया है। सूचना का अधिकार केवल सूचना का अधिकार कानून केवल सेकंड वाले में लास्ट में आया है। तो सूचना का अधिकार जो है कानून सेकंड वाले में ही लास्ट में आया है। 2005 में आया सूचना का कानून, सबसे लास्ट में सूचना का। तो ये सूचना का तो दूसरा वाला सही है। हम लोग इनका वर्ष देख लेते हैं कब कब आया है। प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन कानून आया है 1867 में और सरकारी गोपनीयता कानून जो है ये 1923 में आया है और न्यायालय की अवमानना का कानून ये 1971 में आया है। सूचना का अधिकार कानून 2005 में है। इस तरह से ये दूसरा सही ऑप्शन है। सबसे पहले प्रेस एवं पुस्तक का पंजीयन कानून, उसके बाद फिर आया जो है सरकारी गोपनीयता कानून, फिर जो है न्यायालय की अवमानना का कानून, फिर सूचना का अधिकार कानून। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित पठनीयता परीक्षणों को सही क्रम में लिखें। तो इसमें जो है जो है सी सही है, फॉग इंडेक्स, फ्लैश का RIS, फ्लैश का HIS और क्लोज प्रणाली। ठीक है, ये है, ये कैमरे का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आर्थर और बुक का 41वां क्वेश्चन है। आर्थर और बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। लेखक और पुस्तक इनको सुमेलित करना है। तो अब जो है मार्शल मैकलुहान, इसमें से आपको अगर दो के भी आते होंगे प्रश्न, ये सब इनकी लेखक और पुस्तकों को रटना पड़ेगा। इनमें से अगर आपने दो को भी, या दो, कम से कम दो या तीन, कभी कभी एक ही पता होने पे चीज़ें आंसर सही हो जाता है, कभी कभी दो पता होने पे। चलिए देखते हैं, मार्शल मैकलुहान की जो पुस्तक है वो मीडिया इक्वालिटी है। तो पहले का ए का चौथा किसमें किसमें है? ए का चौथा एक ही में है, तो यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही है। ए के लिए चौथा एक ही में है, तो चौथा ही सही हो गया है। तो मीडिया मार्कर इस तरह से जो है मार्शल मैकलुहान, मार्शल मैकलुहान मीडिया इकोलॉजी, और इसमें बी का तीसरा मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है, यानी कि आई ए रिचर्ड की पुस्तक है मीनिंग ऑफ मीनिंग। जुर्गेन हैबरमास की पुस्तक है डिस्कोर्स एथिक्स, सेकंड डिस्कोर्स एथिक्स, और वायरन डिस का मीडिया इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से एक पता होने पे भी ये प्रश्न हल हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है मार्शल मैकलुहान मीडिया इक्वालिटी, और आई ए रिचर्ड मीनिंग ऑफ मीनिंग, हैबरमास जो है डिस्कोर्स एथिक्स, वायरन डिस द मीडिया इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। ये पुस्तक, ये लेखक हैं और ये देश है। तो सी एस पियर्स जो है चार्ल्स चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक दार्शनिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। तो इस तरह से ए का चौथा जो है, ए का चौथा केवल एक में है, ये देखिए ए का चौथा दूसरा सही आंसर हो गया। इस तरह से जो है बी का पहला है, यानी कि बी का पहला है फर्डिनांड डी टुसू स्विट्जरलैंड के हो गए, और इसके बाद सी का सेकंड है, सी का सेकंड है यानी कि रोला बार्थेस फ्रांस के हो गए। स्टुअर्ट हार्ट, अब स्टुअर्ट हार्ट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के हो गए, यानी कि एक पता होने पे आपको ये प्रश्न सही हल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मेमोराइज करने वाला प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग, गोल्डन 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 अप्रिकॉट, गोल्डन बियर और गोल्डन पीकॉक। गोल्डन बियर जर्मनी का है, गोल्डन पीकॉक भारत का है। तो गोल्डन बियर सी का पहला और डी का सेकंड। तो पहले देखते हैं डी का सेकंड किसमें है। डी का सेकंड दो में है, ठीक है। तो पहला दूसरा हो सकता है, तीसरा चौथा यानी कि गलत हो गया, क्योंकि हमें जो है, एक मिनट, हमें डी का सेकंड चाहिए। तो डी, गोल्डन पीकॉक भारत का है, तो डी का सेकंड किस में है? डी का सेकंड एक ही में है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो गया। माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो गया, डी का है तो पहला ऑप्शन सही है, यानी कि गोल्डन पीकॉक है भारत का, गोल्डन बियर है जर्मनी का, तो गोल्डन हार्स का दो बचा। तो पहला ए का थर्ड, गोल्डन हार्स ताइवान का है, बिल्कुल सही है, गोल्डन हार्स ताइवान का है, और इसके अलावा गोल्डन अप्रिकॉट आर्मीनिया का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी मेमोराइज करने का प्रश्न है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है 44वां प्रश्न। द इकोनॉमिस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, बिल्ड और स्ट्रेट्स टाइम्स, इनके समाचार पत्र के देश पूछा है। तो द इकोनॉमिस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो द इकोनॉमिस्ट ग्रेट ब्रिटेन का है, यानी ए का चौथा, और द वॉल स्ट्रीट जर्नल बी का थर्ड, ठीक है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का है, ठीक है। तो बी का थर्ड और ए का चौथा, देखते हैं किसमें है। बी का थर्ड, ठीक है ये, और ए का चौथा, ए का चौथा दो में था,
और बी का थर्ड, यानी चौथा ऑप्शन सही है। तो सी का सेकंड और बी का डी का फर्स्ट। सी का बिल्ड का सिंगापुर और स्टेट्स टाइम्स का जर्मनी। तो इकोनॉमिस्ट ग्रेट ब्रिटेन, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका, बिल्ड सिंगापुर, स्टेट स्टेटस स्टेट्स टाइम्स जर्मनी। इस तरह से आपको एक या दो पता होगा तो भी आप सही आंसर जान लेंगे। अगर आपको नहीं पता तो इसमें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है। अगर एक दो भूल भी गए तो फर्क नहीं पड़ता है, आपको आपका आंसर सही ही होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छा नंबर दे जाते हैं। इसलिए लिस्ट बना के आपको तैयारी करने की जरूरत है समाचार पत्र और देशों की। अनसीन तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अब ये है मीडिया और विधि। अंतरवैयक्तिक मीडिया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला संवाद, यानी कि ईमेल। ईमेल दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाला संवाद, ईमेल। ठीक है। ए का सेकंड, ए का सेकंड किस में है? ए का सेकंड केवल एक ही में है, तो ये तीसरा हो गया सही ऑप्शन आपका। तो बी का थर्ड हो गया। बी का आपका इंटरेक्टिव प्ले मीडिया, अंतर सक्रिय क्रीड़ा मीडियम आपका कंप्यूटर गेमिंग हो गया। सूचना शोध इंफॉर्मेशन सर्च मीडिया हो गया आपका नेट सर्च इंजन हो गया। इंफॉर्मेशन सर्च मीडिया नेट सर्च इंजन हो गया, ये भी बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। भागीदारी मीडिया पार्टिसिपेटरी नेट चैट रूम में भागीदारी होती है आपकी। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है थर्ड वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अनसीन आ गया। अनसीन के 5 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त होता है। और हम एक और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू या किसी और प्रश्न पत्र के साथ कल फिर शाम को 5 बजे आपको मिलेंगे। नमस्कार।